गुड मॉर्निंग मैं रुपेश सिन्हा एसबी एग्जाम क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग जेपीएससी के पेपर टू क्लास में झारखंड जीके के बारे में पढ़ेंगे और इसमें आज फिर से हम लोग जनजातियों के बारे में, फिर कुछ जनजाति बची हुई है, सभी को मैं डील करके खत्म कर दूंगा आज। दोस्तों, आप सभी लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिए होंगे और अगर फॉर्म फिलअप कर दिए हैं तो देखिए समय कम है तो समय कम होने के कारण जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए एग्जाम का सिलेबस बहुत ही बड़ा है और कम समय में इसको पूरा करने के लिए हम लोगों को एकदम सटीक और बेहतर तैयारी करना होगा, सारा रूटीन के अनुसार करना होगा। तो आप लोग अपना एक अच्छा खासा रूटीन बना लीजिए कि किस तरीके से पढ़ना है ना, किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से सारे चीजों को इस तरीके से पढ़ना है कि सारा चीज क्या हो तो कवर हो जाए। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं। आज देखिए जनजातियों के क्रम में हम लोग गौड़ जनजाति के बारे में बात करेंगे। झारखंड में कुल 32 जनजाति पाई जाती है, यह आप लोगों को पता होगा। आज हम लोग इसी क्रम में कौन से जनजाति के बारे में बात करेंगे तो गौड़ जनजाति के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यह जनजाति भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। भारत में अगर देखिए भारत में पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा जनजाति आपका कौन सा होता है, कौन सी जनजाति ऐसी है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जनजाति गौड़ जनजाति है। ठीक है, और ये इनका मूल निवास स्थान का बात करें तो कौन सा क्षेत्र में तो गोंडवाना क्षेत्र में। ठीक है, तो भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति झारखंड में भी पाई जाती है और ये गोंडवाना क्षेत्र इसका मूल निवास स्थान माना जाता है। मूल निवास स्थान का बात करें तो कहां तो गोंडवाना क्षेत्र। हमेशा ये प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है, कि इसका मूल निवास स्थान कहां है तो गोंडवाना क्षेत्र है। झारखंड में ये कौन कौन से जिलों में रहते हैं, तो देखिए रांची में, सिंहभूम में और पलामू, रांची, सिंहभूम और पलामू जैसे क्षेत्रों में रहते हैं। अगर झारखंड में इनका निवास स्थान माना जाए तो कहां है आपका, रांची में है, सिंहभूम में है और पलामू में। ठीक है, तो देखिए और भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगर गौड़ समाज का बात करें कि इन लोगों का समाज कितने क्षेत्रों में बटा हुआ है, तो इन लोगों का समाज राजा, रैयत और मजदूरों में। ठीक है, इन लोगों का समाज आपका किसमें बटा हुआ है तो राजा में, रैयत में और मजदूरों में। ये तीन समाज गौड़ जनजाति के 3 वर्ग में पाए जाते हैं। ठीक है, इनके अगर घर का बात करें इनके गोत्र का बात करें तो देखिए राजा, पटेल और घूर, इनको गौड़ कहा जाता है। किनको गौड़ कहा जाता है तो देखिए राजा को, पटेल को और घूर को, ये सब आपका गौड़ के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, देखिए हर दिन मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूं। हर दिन आप लोगों का कम से कम
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 से 5 क्वेश्चन हर दिन आप लोगों का निकल के आ रहा है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। हर दिन 3 से 5 प्रश्न आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अगर हम लोग आगे बात करें, राजा गौंड, राजा पटेल, गौंड जमींदार और घूर गोंड श्रमिक होते। देखिए 3 वर्गों में बांटा जाता है, राजा को पटेल, गौंड को जमींदार और घूर गोंड को श्रमिक कहा जाता है। देखिए राजा गौंड किसको, तो राजा को कहा जाता है, पटेल गौंड किसको, तो जमींदार को, और घूर गोंड किसको कहा जाता है, तो श्रमिक को कहा जाता है, ठीक है। घूर गोंड को श्रमिक, देखिए एक बार मैं फिर से यहाँ पे बता रहा हूं, घूर गोंड को श्रमिक या कमियां कहा जाता है, ठीक है। घूर गोंड को क्या कहा जाता है, तो श्रमिक और कमियां, इनको 3 ग्रुपों में बांटा गया है। देखिए ये प्रश्न आया हुआ है, ये प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं कि गौंड जनजाति को योद्धा जनजाति के रूप में भी देखा जाता है। झारखंड में कौन सी जनजाति ऐसी है, झारखंड में कौन सी जनजाति ऐसी है जिसको हम लोग योद्धा जनजाति के रूप में, योद्धा जाति के रूप में जानते हैं, ठीक है। ये स्वयं को क्षत्रिय राजाओं के रूप में स्वीकार करते हैं। तो आपका दोस्तों कौन सा जनजाति, तो गौंड जनजाति। गौंड जनजाति खुद को योद्धा जाति के रूप में, योद्धा जाति के रूप में पहचान बनाते हैं और स्वयं को, जितने भी ये लोग हैं, इन जाति के लोग स्वयं को क्षत्रिय राजाओं के रूप में स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोगों का प्रश्न, और ये आया हुआ है ना, ये प्रश्न आया हुआ भी है कि किस जनजाति के लोग खुद को योद्धा जनजाति के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो आपका कौन सा जनजाति होगा, तो गौंड जनजाति होगा। देखिए मेरा ये क्लास क्या है, तो देखिए संक्षेप में ज्यादा है ना, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही लंबा खींच रहा हूं, बहुत ही लेंथ में लेके जा रहा हूं कि सारा चीज पढ़ना, उतना हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। पढ़ना है लेकिन क्या है, तो एक रूटीन के अनुसार, एक एम के अनुसार। कहने का मतलब क्या है कि किस तरीके से कम समय में हम लोग ज्यादा पढ़ें, ताकि एग्जाम में आपका जितना वो क्वालिफिकेशन मार्क्स रखता है, जितना बोर्ड क्वालिफिकेशन मार्क्स रखता है, उतना मेरा मार्क्स कम से कम आ जाए, ठीक है। तो अपने आप को बस इस तरीके से पढ़ना है कि पूरी तरह से जितना भी मार्क्स वो कट ऑफ मार्क्स जो रखा जा रहा है झारखंड जेपीएससी बोर्ड के द्वारा, वो कट ऑफ मेरा फुलफिल हो जाए। और सिलेबस, मैं बार बार बोलता हूं कि सिलेबस देखिए बहुत बड़ा है। अगर आपका 2 मई को एग्जाम होता है, 2 मई को एग्जाम होता है, तो बहुत ही कम समय में आपको बहुत ज्यादा करना है, ठीक है। इसमें आपको देखिए 2-3 टॉपिक बहुत ही लंबा है, एक आपका जनजाति वाला, एक झारखंड आंदोलन, ये सब में थोड़ा समय लेगा, क्योंकि प्रश्न भी देखिए यहाँ से बहुत सारे आते हैं, हर जनजाति के बारे में, हर झारखंड आंदोलन के बारे में, ये आप लोगों को जानना है, ठीक है। तो चलिए खैर अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। गौंड परिवार, संयुक्त परिवार में गौंड समाज को क्या कहते हैं, तो देखिए भाई बंद कहा जाता है, ठीक है। संयुक्त परिवार को गौंड समाज में क्या कहा जाता है, तो भाई बंद कहा जाता है। और इन्हें प्राय बड़े गांवों में, मतलब इन लोगों का जो गांव होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, मतलब बहुत ज्यादा एरिया में, बहुत ज्यादा इलाका में ये क्या है, तो फैले हुए हैं, ठीक है। और संयुक्त परिवार को
क्या करते हैं, तो भाई बंद कहते हैं। संयुक्त परिवार को भाई बंद कहा जाता है। ठीक है, भाई बंद को अधिक बड़ा होने पे, जैसे मान लीजिए किसी का परिवार बहुत ज्यादा बड़ा है तो गौड़ समाज में उसको भाई बिरादरी, गौड़ क्या कहते हैं, तो भाई बिरादरी कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अर्थव्यवस्था। इन लोगों का अर्थव्यवस्था जो होता है वो आपका क्या चीज पे है, तो देखिए कृषि पर आधारित। इन लोगों की अर्थव्यवस्था कृषि और श्रम पर आधारित होती है। बड़े भाई मतलब बड़ा परिवार होने पे उसको क्या कहा जाता है, तो भाई बिरादरी कहते हैं, भाई बिरादरी कहते हैं। और गौड़ लोगों की अर्थव्यवस्था, ठीक है, गौड़ लोगों की अर्थव्यवस्था क्या चीज पर आधारित है, तो कृषि और श्रम, कृषि और श्रम पर आधारित है इन लोगों की अर्थव्यवस्था। ये पूर्व में क्या, तो ट्रांसफॉर्मिंग कृषि करते थे, मतलब स्थानांतरण कृषि करते थे, जिसे देखिए स्थानांतरण कृषि करते थे और जिसे क्या कहा जाता था, तो दीपर और बेवार। स्थानांतरण खेती करते थे और इसको इनके लैंग्वेज में, इनके भाषा में क्या कहा जाता है, तो दीपर और बेवार। इनके भाषा में दीपर और बेवार कहा जाता था। लेकिन वन संरक्षण अधिनियम लागू होने के बाद, देखिए प्रश्न यहां पर बन रहा है, वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम लागू होने के बाद इसे बंद कर दिया गया। किसको बंद कर दिया गया, क्या चीज को बंद कर दिया गया, तो स्थानांतरण कृषि को, स्थानांतरण कृषि को, जिनके इनके लैंग्वेज में आपका दीपर और बेवार कहा जाता था। लेकिन जब ये अधिनियम लागू हुआ, वन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, तब इसको क्या कर दिया गया, इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, और इनकी अर्थव्यवस्था अभी भी क्या चीज पर आधारित है, तो कृषि और श्रम पर आधारित है। गौड़ जनजाति के प्रमुख देवी देवता कौन है, तो देखिए ठाकुर देव और ठाकुर देवी। इन्हें सूर्य और धरती माता का प्रतीक माना जाता है। देखिए इस जनजाति में जो प्रमुख देवी देवताएं हैं, इस जनजाति में जो प्रमुख देवी देवता हैं उसको क्या कहते हैं, तो ठाकुर देव और ठाकुर देवी। ठाकुर देव को आपका ठाकुर देव को सूर्य और ठाकुर देवी को धरती का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, गौड़ जनजाति के प्रमुख देवी देवताओं में ठाकुर देव और ठाकुर देवी हैं। इन्हें सूर्य का, ठाकुर देव को सूर्य का प्रतीक और ठाकुर देवी को धरती का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इस जनजाति में अगर पुजारी का बात करें, इस जनजाति में अगर पुजारी का बात करें तो देखिए बेंगा, ये भी आपका जनजाति है। इस जनजाति में अगर पुजारी का बात करें तो देखिए बेंगा जनजाति गौड़ समाज का पुजारी होता है तथा मती इसकी सहायता के लिए होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेंगा गौड़ समाज का पुजारी होता है तथा मती इसकी सहायता के लिए होता है। मती इसकी सहायता के लिए होता है। किसकी सहायता के लिए, तो देखिए बेंगा इस समाज का जो पुजारी है आपका कौन, तो बेंगा। ठीक है, और इसके सहायता के लिए, बेंगा जनजाति की सहायता के लिए आपका कौन है, तो मती है। गौड़ समाज के प्रत्येक गांव में इनकी
स्वयं की जाति की पंचायत होती है। गौड़ समाज में प्रत्येक गांव में इनकी स्वयं की जाति पंचायत होती है। बेंगा ही इसका मुखिया भी होता है। जाति पंचायत जो होती है इस जनजाति में जाति पंचायत, गौड़ जनजाति में जाति पंचायत होती है और जाति पंचायत में इसका जो प्रमुख होता है, कौन प्रमुख होता है? तो देखिए बेंगा ही, जो उसका पुजारी। इस जनजाति में इस समाज का पुजारी बेंगा ही होता है और जाति पंचायत का मुखिया भी वही होता है। इनके द्वारा अगर त्योहारों का बात करें, है ना, इनके द्वारा अगर त्योहारों का बात करें तो देखिए इनके द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार में सरहुल हो गया, करमा हो गया, सोहराय हो गया और दशहरा और होली। मेन इनका जो त्योहार है गौड़ जनजाति का वो आपका क्या क्या है? तो देखिए सरहुल, करमा और सोहराय। अब दशहरा और होली तो ये तो आपका कॉमन है, लेकिन आप लोगों को याद रखने के लिए आपका क्या है? तो देखिए सरहुल, करमा और सोहराय, ये इनका मेन त्योहार है। बेंगा ही इसका मुखिया होता है, जिसको देखिए क्या कहते हैं? तो सयाना। बेंगा मुखिया मतलब इन लोगों के लैंग्वेज में देखिए इनकी भाषा में मुखिया को क्या कहा जाता है? तो साइना कहा जाता है। इनके भाषा में मुखिया को साइना कहा जाता है। ठीक है। ईसाई धर्म अपना चुके इसमें से बहुत सारे गौड़ जाति के लोग क्रिसमस और गुड फ्राइडे का त्योहार भी मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने देखिए ईसाई धर्म को अपना लिया है, इसीलिए बहुत सारे लोग इस जनजाति में क्रिसमस और गुड फ्राइडे का भी त्योहार मनाते हैं। सरहुल, करमा, सोहराय इस तरह का भी त्योहार मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद अग्निदाह और दफन दोनों क्रिया होती है इन लोगों में। अग्निदाह और दफन दोनों क्रिया होती है, किसी एक की मृत्यु संस्कार हेतु अपनाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का इन जाति में किसी व्यक्ति का डेथ हो गया तो वो देखिए अग्निदेव और दफन मतलब दाह और दफन दोनों क्रिया किसी एक मृत्यु संस्कार में करते हैं। क्यों करते हैं? तो देखिए कुछ लोग ईसाई धर्म को भी मानते हैं, है ना, कुछ लोग ईसाई धर्म को मानते हैं और इसीलिए इसमें आपका दोनों क्रिया होता है, आपका अग्निदाह और अग्निदाह और दफन दोनों क्रिया इसमें होता है। ठीक है। दाह संस्कार की क्रिया ज्यादा प्रचलित है। मृतक की स्मृति में देखिए यहां से प्रश्न आएगा कि कौन सी जनजाति की ऐसी है जिनमें मृतक की स्मृति में पत्थर गाड़ा जाता है। कौन सी जनजाति ऐसी है जिसमें मृतक की स्थिति में, है ना, मृतक की स्मृति में पत्थर गाड़ा जाता है? तो आपका कौन सा जनजाति होगा? तो गौड़ जनजाति। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों अगली जनजाति हम लोगों की जो है वो आपका करमाली। अगला जनजाति देखिए सभी क्लास स्टार्ट हो चुके हैं जेटेट की, जेपीएससी की, जेएसएससी की। हम लोगों के टीम के द्वारा सभी क्लास करवाया जा रहा है बेस्ट फैकल्टी के द्वारा, एकदम बेस्ट फैकल्टी के द्वारा आपका तैयारी करवाया जा रहा है। और इसमें जेपीएससी, जेटेट, जेएसएससी और अच्छा खासा रिजल्ट इस बार सीटेट में भी हम लोगों का बहुत सारा रिजल्ट हुआ है। सीटेट के एग्जाम में हम लोगों ने तैयारी करवाया, बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई किया है क्योंकि हम लोग बेस्ट मटेरियल, टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, मैराथन क्लास, हर तरह का क्लास आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं।
ठीक है, तो देखिए इतना मेहनत हम लोग करते हैं तब जाकर कहीं आप लोगों का रिजल्ट होता है। ठीक है, तो इसीलिए देखिए आपका मेहनत और हम लोगों का डायरेक्शन, आपका मेहनत, हम लोगों का डायरेक्शन और आपकी मंजिल एकदम मिलेगी। एकदम मंजिल के लिए तैयार रहिए। अगर आप सटीक तैयारी करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो आप लोगों ने जो सपने देखे हैं उसको जरूर पूरा होगा। चलिए, तो अगला जनजाति जो हम लोगों का है वो आपका क्या है, तो करमाली जनजाति। ठीक है, ये भी प्राचीन जनजातियों में से एक है, ये भी झारखंड में पाई जाती है। करमाली जनजाति झारखंड में पाई जाने वाली प्राचीन जनजातियों में से बेस्ट है। अगर इसके समूह का बात करें, इसको कौन से समूह में रखा जाता है, तो इसको देखिए प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड समूह में रखा जाता है। इस प्रजाति मतलब करमाली जनजाति के लोगों को कौन सा प्रजाति में शामिल किया जाता है, तो देखिए प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति में शामिल किया जाता है। इनकी भाषा, करमाली भाषा की जनजाति का बात करें, ठीक है, करमाली भाषा के जनजाति का बात करें तो देखिए इसकी भाषा क्या है, तो कुरमाली। करमाली जनजाति की भाषा जो है वो आपका क्या है, तो कुरमाली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनकी भाषा कुरमाली है। लोहे के कृषि, इन लोगों का काम का बात करें, देखिए इन लोगों का काम का बात करें तो देखिए इनमें लोहे की कृषि संबंधी औजार बनाने में करमाली लोग काफी निपुण होते हैं। इन लोगों का अगर पेशा का बात करें, ठीक है, इन लोगों का पेशा का बात करें, रोजगार का बात करें तो देखिए क्या है, कृषि संबंधी औजार बनाने में करमाली लोग काफी निपुण होते हैं और ये इनका मुख्य पेशा भी होता है। ठीक है, ये उनका मुख्य पेशा भी है। अगर झारखंड का बात करें कि किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो देखिए हजारीबाग, रांची, है ना, कौन कौन से क्षेत्रों में इनका निवास स्थान है, हजारीबाग, रांची और बोकारो। ये क्षेत्र में करमाली जनजाति वाले लोग ज्यादा पाए जाते हैं, हजारीबाग में, रांची में और बोकारो में। कृषि संबंधी औजार बनाना इनका मुख्य पेशा है। मुख्य पेशा का बात करें तो कृषि संबंधी औजार बनाना इनका मुख्य पेशा है। प्रमुख हस्तशिल्पी, करमाली जनजाति के लोग प्रमुख हस्तशिल्पियों में जाने जाते हैं। अगर एग्जाम में पूछे कि कौन सी जनजाति ऐसी है जो हस्तशिल्पियों में जानी जाती है, कौन सी जनजाति ऐसी है जो आपका हस्तशिल्पियों में जानी जाती है, तो आपका कौन सा जनजाति होगा, तो करमाली जनजाति होगा। हिंदुओं की भांति इस जनजाति में, हिंदुओं की भांति देखिए इस जनजाति में हिंदुओं के भांति आपका नातेदारी व्यवस्था होती है। हिंदुओं के भांति नातेदारी व्यवस्था होती है। इन जनजाति में पाए जाइए गोत्र से बाहर विवाह करते हैं। इन लोग, ये जनजाति वाले लोग आपका देखिए गोत्र से बाहर भी विवाह करते हैं। नातेदारी इनकी मुख्य व्यवस्था है, और गोत्र से बाहर ये विवाह भी कर लेते हैं और हस्तशिल्पियों में जाने जाते हैं। देखिए इनके मध्य है ना, इस जनजाति वाले लोग बहुविवाह की प्रथा भी प्रचलित है। इस जनजाति में बहुविवाह की प्रथा भी प्रचलित है। करमाली लोगों में वधू मूल्य को हठुआ कहा जाता है। ठीक है, करमाली लोगों में वधू मूल्य को हठुआ भी कहते हैं। ठीक है, मतलब विवाह होने के बाद वधू मूल्य, बदले में वधू मूल्य दिया जाता है और वधू मूल्य को इन जनजाति के भाषाओं में क्या कहते हैं, तो हठुआ कहते हैं।
और यही सब एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुरी आत्माओं के प्रकोप से बचने के लिए मड़वा, देखिए जहां पर विवाह होता है, इस जनजाति में जहां पर विवाह होता है वहां पर मड़वा बनता है। हर जाति में ये वाला चीज होता है। और देखिए बुरी आत्माओं के प्रकोप से बचने के लिए, बुरी आत्माओं के प्रकोप से बचने के लिए मड़वा में मुर्गे की बलि, ऐसा इन लोगों को मान्यता है कि अगर किसी पे बुरी आत्माओं का प्रकोप है, ठीक है, बुरी आत्माओं का प्रकोप है, तो उससे बचने के लिए मड़वा, जहां पर विवाह होता है वहां पर मुर्गे की बलि दी जाती है। अगर विवाह का स्वरूप देखें, इस जनजाति में विवाह का स्वरूप को देखें तो गोलर विवाह, विनिमय विवाह, ओढ़री विवाह, ढुक्कू विवाह और सांगा विवाह, बहुत सारा। देखिए गोलर विवाह ये तो आप लोग जानते ही होंगे, विनिमय विवाह मतलब एक्सचेंज करके। ओढ़री विवाह कौन सा जनजाति, तो करमाली जनजाति। ढुक्कू विवाह कौन सा जनजाति, तो करमाली जनजाति। सांगा विवाह कौन सा जनजाति, तो करमाली जनजाति। एकदम मान के चलिए कि ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। इनके मध्य विवाह के विभिन्न स्वरूप पाए जाते हैं। तो विवाह का जो विभिन्न स्वरूप होता है वो आपका क्या क्या होता है, तो गोलर विवाह होता है, विनिमय विवाह होता है, ओढ़री विवाह होता है, ढुक्कू विवाह होता है और सांगा विवाह भी होता है, ठीक है। तो करमाली 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 मतलब कौन से जनजाति में ये सब विवाह होता है, तो आपका करमाली जनजाति में। यहाँ देखिए मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सर्वोच्च देवता का बात करें कि इस जनजाति में सर्वोच्च देवता कौन है, तो सर्वोच्च देवता आपका कौन, सिंह बोंगा। सिंह बोंगा करमाली लोगों के सर्वोच्च देवता है। पाहन या नाय इनके धार्मिक कार्यों का संपादन करते हैं। पाहन यानी पंडित जी, पाहन या नाया इनके धार्मिक कार्यों का संपादन करते हैं। इस जनजाति में अगर बात करें कि धार्मिक कार्यों का समापन करने के लिए, संपादन करने के लिए कौन होता है, तो पाहन और नाया, ठीक है। देवकरी नामक पवित्र स्थान ओझा मुनि के लिए होता है। देखिए इस जनजाति में एक स्थान ऐसा रखा जाता है जो किसके लिए होता है, तो ओझा मुनि के लिए होता है, जो किसी का ना बुरी आत्माओं से बचाते हैं। मान लीजिए तांत्रिक वगैरह का काम करते हैं इस जनजाति में, तो उसके लिए कौन सा स्थान होता है, तो देवकरी स्थान होता है, ठीक है। देवकरी नामक पवित्र स्थान ओझा मुनि के लिए होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर बात करें आपसी विवाद को निपटाने के लिए, आपसी विवाद को निपटाने के लिए पहन और मुंडा के ऊपर करमाली लोग अपने आपसी विवादों को निपटारे का निर्भर करते हैं, क्योंकि इनका कोई राजनीतिक या सामाजिक संगठन नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि इनका कोई भी राजनीतिक और सामाजिक संगठन नहीं होता है इस जनजाति का। पाहन और मुंडा के ऊपर करमाली लोग अपने आपसी विवादों का निपटारा करते हैं। इनका आपसी विवाद का निपटारा कौन करेगा, तो आपका पाहन और मुंडा करेगा। तो क्यों करता है, क्योंकि देखिए इनके ऊपर राजनीतिक और सामाजिक संगठन नहीं है, ठीक है। मालिक इनकी जाति पंचायत का प्रधान होता है। इस जनजाति के जाति पंचायत का प्रधान अगर बात करें तो कौन होता है, मालिक होता है। इसका पद वंश परंपरा पर आधारित होता है। मालिक इनकी जाति पंचायत का प्रधान होता है, इसका पद वंश परंपरा पर आधारित होता है और परगना स्तर पर, ठीक है, परगना स्तर पर सत्य गवैया नामक पंचायत जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए होती है। देखिए
परगना स्तर पर, मतलब कहने का मतलब है कि गांव से ऊपर बहुत सारे ब्लॉक इन लोगों का बना हुआ रहता है। तो जटिल मतलब जो बहुत ही जटिल समस्या है उसके लिए क्या करते हैं, तो देखिए परगना स्तर पर इन लोगों को समस्या होता है तो उसको किसके माध्यम से सुलझाते हैं, तो संत गवैया नामक, ठीक है, संत गवैया नामक पंचायत जटिल समस्याओं को सुलझाने का प्रचार करते हैं। देखिए परगना मालिक इस पंचायत का मुखिया होता है, मैंने बताया। मुख्य मालिक इस शिखर पंचायत का प्रधान होता है, मुख्य मालिक शिखर पंचायत का प्रधान होता है। तो दोस्तों देखिए हम लोगों ने यहाँ पे दो जनजाति के बारे में पढ़ा, एक आपका गोंड जनजाति और करमाली जनजाति, गोंड जाति और करमाली जनजाति। अगला जो हम लोगों का है वो आपका क्या, तो देखिए खोंड जनजाति, ठीक है। अगले जनजाति का बात करें तो आपका कौन सा जनजाति है, तो खोंड जनजाति। देखिए अगली जनजाति का बात करेंगे तो देखिए आपका कौन सा जनजाति है, तो खोंड जनजाति। हम लोगों का देखिए दोस्तों अभी नवोदय विद्यालय का भी क्लास चल रहा है, अभी नवोदय विद्यालय का क्लास भी शुरू हो चुका है, ठीक है, नवोदय विद्यालय का क्लास शुरू हो चुका है। तो अगर आप लोगों के आसपास या आप लोगों में ही कोई ऐसा हो जो नवोदय विद्यालय का तैयारी करना चाहता है, घर बैठे अगर जो लोग तैयारी करना चाहते हैं नवोदय विद्यालय का, ठीक है, तो उन लोगों के लिए हम लोगों के चैनल के माध्यम से घर बैठे तैयारी, जहां पर आपको देखिए प्रैक्टिस सेट मिलेगा, थ्योरी पेपर मिलेगा, कॉन्सेप्ट मिलेगा, कैसे कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ये चीजों हम लोग आपको बताएंगे कि कितने आसानी से ये काम आप कर सकते हैं। तो नवोदय विद्यालय से जुड़ने के लिए अगर आपको किसी तरह का जानकारी लेना है नवोदय विद्यालय या फिर जेटेट के लिए, जेपीएससी के लिए, जेएसएससी के लिए, तो आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए, ठीक है। अगर आपको इन सब क्लासों के बारे में जानकारी लेना है तो आप इस नंबर पर जरूर संपर्क कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। खोंड जनजाति का संबंध इसका भी देखिए प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति से है। यह जनजाति अल्पसंख्यक जनजाति के रूप में स्वीकृत है, मतलब 32 जनजाति पाई जाती है, लेकिन ये क्या है, तो विलुप्त होने के कगार पर। अल्पसंख्यक कहने का मतलब क्या है कि झारखंड से या भारत देश से ये आपका विलुप्त होने के कगार पर है, ठीक है। और इसीलिए इस जनजाति की मान्यता आपको कहां, तो अल्पसंख्यक जनजाति में दिया जाता है। अगर इस जनजाति का बात करें कि कहां निवास करते हैं, तो देखिए सिंहभूम और हजारीबाग में, मेनली सिंहभूम और हजारीबाग में। पैसे तो हर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता होगा, लेकिन अगर मेनली एग्जाम में पूछता है तो आपका सिंहभूम और हजारीबाग इसमें होता है। इनकी भाषा, खोंड जनजाति की भाषा का बात करें कि खोंड जनजाति की भाई भाषा क्या है, कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, तो इनकी भाषा को कौंधी कहा जाता है। खोंड जनजाति की भाषा को क्या करते हैं, तो कौंधी कहते हैं। प्राचीन समय में इनके मध्य नर बलि की प्रथा विद्यमान थी, जिसे मरियाड कहा जाता था। देखिए प्राचीन समय में इनके पूर्वज यानी किस तरह का विद्यमान था, किस तरह का प्रथा का विद्यमान था, तो देखिए नर बलि प्रथा का विद्यमान था, जिसे मरियाड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो मरियाड कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न बनता है कि मरियाड क्या है, ठीक है। तो प्राचीन समय में इनके मध्य नर बलि की
नरबलि की जो प्रथा विद्यमान थी उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो मरियाड कहते हैं। ठीक है। उसके बाद सिंह बोंगा खोंड लोगों का सर्वोच्च देवता माना जाता है। इस जनजाति में सर्वोच्च देवता किसको, तो सिंह बोंगा का, बहुत सारे जनजातियों का सर्वोच्च देवता के रूप में, मतलब इन लोग किसको पूजते हैं, तो सिंह बोंगा को पूजते हैं और धरती की भी पूजा करते हैं। ठीक है, धरती की भी पूजा करते हैं और सिंह बोंगा भगवान की भी पूजा करते हैं। उसके बाद देखिए इनके अन्य देवी देवताओं में ठाकुर देवी, बूढ़ा देव तथा बूढ़ा देवी शामिल है। देखिए सिंह बोंगा को तो ये लोग पूछते ही हैं, साथ में क्या है, तो ठाकुर देवी, बूढ़ा देव और बूढ़ा देवी, इन सभी लोगों को ये पूछते हैं। उसके बाद देखिए इसके अतिरिक्त, मतलब ठाकुर देवी, बूढ़ा देवी और सिंह बोंगा, इतना को पूजने के बाद ये नदी बोंगा, अग्नि बोंगा और चंद्र बोंगा, मतलब नदी की भी पूजा करते हैं, अग्नि की भी, मतलब अग्नि भगवान की भी पूजा करते हैं और चंद्र भगवान की भी पूजा करते हैं। उन पे उनका विश्वास है और देवी देवताओं के रूप में इसको पूजते हैं। ठीक है, अग्नि बोंगा यानी अग्नि के रूप में, चंद्र बोंगा चांद के रूप में और नदी बोंगा और सिंह बोंगा इनका कुल देवता कहा जाता है। खोंड जनजाति को 3 भागों में बांटा जाता है। देखिए इस जनजाति को 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भाग आपका कौन कौन से है, कुइया, डोंगरिया और देसिया। खोंड जनजाति 3 उप समूह में बटा हुआ है। देखिए 3 उप समूह में बटा हुआ है। 3 उप समूह में क्या क्या है, तो देखिए कहिया, डोंगरिया और देसिया। कहिया खोंड का निवास पहाड़ी भागों में होता है, जबकि डोंगरिया खोंड का निवास जो है वो आपका पहाड़ी भूमि में निवास करते हैं और बागवानी का काम करते हैं, और देसिया खोंड निचली भूमि में निवास करते हैं। देखिए 3 भाग है, कोहिया, डोंगरिया और देसिया। तो कहिया खोंड कहाँ निवास करते हैं, पहाड़ी भागों में निवास करते हैं, जबकि डंगरिया खोंड निचली पहाड़ी भागों में निवास करते हैं और बागवानी का काम करते हैं। और वहीं देसिया खोंड आपका निचली भूमि में निवास करते हैं। ठीक है, देखिए कोरिया तथा डोंगरिया खोंड द्वारा पोडचा नामक स्थानांतरणशील कृषि और मजदूरी पर आधारित है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपका एक प्रश्न बन जाएगा कि कोरिया तथा डोंगरिया खोंड द्वारा पोडचा नामक स्थानांतरणशील कृषि और मजदूरी पर आधारित है। सभी खोंड परिवारों के पास अपनी कृषि योग्य भूमि होती है, जिसे बाड़ी कहा जाता है, धोन कहा जाता है और टाण कहा जाता है। इस जनजाति में देखिए, इस जनजाति में क्या है, तो पोडचा नामक स्थानांतरणशील कृषि और मजदूरी होती है। सभी खोंड परिवारों को अपना कृषि योग्य भूमि दिया जाता है, बाड़ी दिया जाता है, धोन और टाण में विभक्त होता है। मतलब कृषि योग्य भूमि सभी के पास होती है इसमें। ठीक है, जिसको क्या क्या कहा जाता है, तो बाड़ी, धोंड और टाण। ठीक है, चलिए देखिए अगर इनके त्योहारों का बात करें, है ना, इनके त्योहारों का बात करें, निवास स्थान का बात करें, तो देखिए ये आपका पश्चिम सिंहभूम और हजारीबाग। ठीक है, पश्चिम सिंहभूम और हजारीबाग में इनका निवास स्थान है। अधिकतर ये कहाँ पाए जाते हैं, तो यही क्षेत्रों में ज्यादा पाए जाते हैं, पश्चिम सिंहभूम और हजारीबाग में। इनके प्रमुख त्योहार में सरहुल, जितिया, सोहराय, करमा, दिवाली, नामबंद आदि होता है। देखिए जितिया, सोहराय, करमा, दिवाली और सरहुल इनका प्रमुख त्योहार है। खोंड जनजाति का प्रमुख त्योहार का बात करें
तो सरहुल, जीतिया, सोहराय, कर्मा और नामाबन। देखिए यहाँ पर मैंने एक जनजाति का नाम छोड़ा था, देखिए सॉरी एक त्योहार का नाम को छोड़ा था। देखिए नावानंद, नावानंद त्योहार क्या होता है उसके बारे में भी जान लीजिए। नावानंद त्योहार अन्य जातियों की तरह नवाखनी त्योहार होता है। कौन सा त्योहार होता है? तो नवाखनी त्योहार होता है। इसमें पुराने चावल के स्थान पर, ये त्योहार में क्या होता है देखिए, पुराने चावल के स्थान पर नए चावल को पकाया जाता है। इस त्योहार को नवा खानी कहते हैं या फिर नवाबंद कहिए, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, तो पुराने चावल के स्थान पर नए चावल का निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों कैसा लगा क्लास, आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि कुछ किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है जरूर कमेंट कीजिए कि सर थोड़ा सा और, ठीक है, इस थोड़ा सा और हम लोगों को चाहिए। किसी तरह का डिमांड है कि हाँ सर थोड़ा सा और, अगर और सेट वगैरह का प्रैक्टिस करवाते या और भी, तो जो भी कमेंट्स है वीडियो में जरूर कमेंट्स कीजिएगा। देखिए कमेंट्स होना बहुत जरूरी है ताकि हम लोगों को भी पता चलेगा कि हम लोगों में कहाँ खामियां है, हम लोगों को और कितना करना है, ठीक है। और क्योंकि देखिए पढ़ना आप लोगों को है, तो सटीक पढ़ने के लिए जहां आपको कोई दिक्कत है, किसी तरह का प्रॉब्लम है, किसी तरह का मोटिवेशन चाहते हैं, तो जरूर कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, धन्यवाद, थैंक यू।